बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट के मैदानों से फतह के बजाय तनाज़ात की खबरें आ रही हैं, मुस्तकिल आ रही हैं। कभी देखते हैं कप्तान तब्दील हो जाता है, कभी मौजूदा कप्तान ही इंटरनेशनल अफेयर्स का डायरेक्टर बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाबर आजम उनकी फॉर्म के लिए न जाने उनके शायकीन को, उनके फैंस को कितने अरसे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो कब फॉर्म में आएंगे, कब मैच विनिंग प्लेयर बनेंगे, कब वो सेंचुरी स्कोर करेंगे और कब वो पाकिस्तान को कोई हारा हुआ मैच जितवाएंगे। शायद 10 साल लगें, 15 साल लगें, 20 साल लगें, 1 सदी लग जाए, कितना लगे कुछ कह नहीं सकते। अली तरीन साहब हैं, उन्होंने एक पेपर कुछ इस तरीके से फाड़ा कि जिसके बाद PSL का एक बड़ा खूबसूरत ब्रांड किसी दाग का शिकार हो गया। किसका कसूर है? क्या अली तरीन का कसूर है या तनकीद पाकिस्तान में इतनी ही महंगी है जितनी अली तरीन को महंगी पड़ रही है? मेरे साथ मौजूद होंगे माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा जायज़ा लेंगे तहरीक लब्बैक पे लगने वाली पाबंदी, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और इस तरह के दीगर मामलात के ऊपर। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, कप्तान की तब्दीली क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में वाहिद मर्ज यही है कि जिसका हम बार बार इलाज करते हैं, कप्तान तब्दील करते हैं, एक के बाद एक आ जाए, फलां फॉर्मेट के अंदर कारकर्दगी अच्छी नहीं हुई तो कप्तान चेंज कर दें, फिर कप्तान चेंज करने की जो वजह बताई जाती है वो कप्तान चेंज होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। तो क्या हमारी क्रिकेट के जो डॉक्टर्स हैं, जो PCB में बैठे हैं, उनके पास मर्ज की तशखीस के लिए जो लेबॉर्ट्री है वो सिर्फ यही बताती है कि कप्तान गलत था, कप्तान की वजह से हम हार रहे थे और फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर नया बंदा आएगा, फिर किसी भी स्टार को आप लगाएंगे, स्टार कह लें या किसी अच्छे खिलाड़ी को आप लगाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बात मैं इतनी आसानी से कह रहा हूँ, ये क्या PCB के लिए समझना मुश्किल है कि सिर्फ कप्तानी में मसला नहीं है, या मेरी सोच का मसला है? मैं इतनी मैच्योर सोच नहीं रखता क्रिकेट को समझने के हवाले से कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि कप्तान की तब्दीली शायद मसाइल का हल नहीं है। सबसे पहले तो फवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि काफी दिन बाद आपसे प्रोग्राम में बात हो रही है। देखें, अगर कप्तान तब्दील होने से पाकिस्तान टीम जीत की राह पे गामजन हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर बिल्कुल तब्दील हो जाना चाहिए, बल्कि पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा जब अमेरिका में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच हारा, उसके बाद से मोहसिन नकवी साहब ने इस्तेलाह यूज की थी न्यूयॉर्क में साफियों से बात करते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट को सर्जरी की जरूरत है। वाकई सर्जरी की तो जरूरत है, लेकिन शायद उस तशखीस के लिए या उस तशखीस के बाद सर्जरी के लिए अभी तक वो डॉक्टर हमें नहीं मिल सका जो उस मर्ज का सही इलाज कर सके। शाहीन शाह अफरीदी हमारे बच्चों की तरह है, हमारा बरखुरदार है, बिल्कुल उसमें कैप्टनशिप मटेरियल है। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप उसकी एज ए कप्तान जो सक्सेस देखें, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 3 PSL के टाइटल जितवाए, तो मेरे ख्याल में पहले तो उनको बनाना चाहिए था T20 का कप्तान। और आपने ही, मोहसिन नकवी साहब ने ही अब से शायद 7-8 महीने पहले 5 T20 मैच जब वो न्यूजीलैंड से 4-1 हार के आए तो उनकी जगह बाबर आजम को कप्तानी दे दी, फिर बाबर आजम ने कप्तानी रिफ्यूज कर दी तो रिजवान बन गए। तो मतलब इतनी ज्यादा उखाड़ पिछाड़ तब्दीलियां, देखिए तब्दीली बराए तब्दीली मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर इस्लाह के लिए तब्दीली की जा रही है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है और जो लॉजिक पेश की गालिबन ये पिछले आज वाले दिन, ठीक 8 दिन पहले सैटरडे की बात है, PCB ने कहा था कि जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं माइक हैसन, उन्होंने PCB से कहा था कि मैं कप्तानी में तब्दीली देखना चाहता हूं। तो बेसिकली अगर हम उस मीडिया रिलीज पर रिलाय करें तो माइक हैसन ने कप्तान तब्दील करवाया है। ठीक है, अगर माइक हैसन ने तब्दील कराया तो फिर कल अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम अब 2027 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, अगर पाकिस्तान टीम में कुछ ऊपर नीचे सूरत-ए-हाल रहती है तो फिर मेरे ख्याल में जिम्मेदारी भी माइक हैसन पे ही जाएगी कि मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान टीम की बुरी कप्तानी नहीं कर रहे थे, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हिस्ट्री में पहली बार वनडे सीरीज में
इन साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश किया, फिर अचानक क्या हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस और वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने कप्तान तब्दील कर दिया। मेरे ख्याल में अगर शाहीन आफरीदी इस टीम को खड़ा कर दें, लेकिन मेरा एक और भी सवाल है कि शाहीन आफरीदी बहुत अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनकी बॉलिंग फॉर्म अच्छी नहीं थी। अब जब वो बॉलिंग अच्छी करने लग गए, एशिया कप में हमने देखा बहुत अच्छी बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उनके स्पेल की वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया। अब उसमें एक हमने इजाफी जिम्मेदारी डाल दी। तो मेरे ख्याल में अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस करने दे। कप्तानी के लिए तो अभी शाहीन यंग है, बहुत उसके लिए टाइम पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि अब कप्तान बन गया है तो अब हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए कि ये डिसीजन कैसा साबित होता है। चले, हम इस मौके पे तनकीद नहीं करते ना कि कहीं ऐसा ना कहा जाए कि जी तनकीद हो जाती है हर नए कप्तान के ऊपर। मीडिया, अब आप देखें कि हर बंदा ही मीडिया को एक स्टेक होल्डर लेने लगा है कि शायद मीडिया जो है वो चीज़ें करवाता है। बोर्ड भी बड़ी आसानी से कहता है कि मीडिया में शोर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। चलें सर, आगे आते हैं। मैंने भट्टी साहब बाबर के खिलाफ आपको नहीं पाया था पहले लेकिन मैंने भी आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिसमें आपने बाबर के हवाले से कहा है कि जी बाबर कुछ गौर करें अपनी अदाओं के ऊपर। तो उसके ऊपर कुछ शायकीन ने नीचे नाराज़गी का इजहार भी किया था, कुछ ने उसको रीट्वीट भी किया था। और बाबर का भी मामला ये था कि वो 1 रन बना के आउट हो गए एन उस मौके के ऊपर कि जब टेस्ट मैच में ज़रूरत थी। फिर हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। मैं बाबर का खुद फ़ैन हूँ, मैं गलत बात नहीं करूँगा आपसे कि जी मुझे बाबर पसंद नहीं है, मैं तो बस वैसी बात कर रहा हूँ क्रिकेट की बेहतरी के लिए। बाबर का फ़ैन जहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो है वो, मुझे खुद भी बाबर आजम की बैटिंग समझ में आती है, अच्छी लगती है। लेकिन सर सवाल ये है कि आखिर बाबर को कितने साल चाहिए होंगे, 15, 20, 25, 30, 75, कितने साल चाहिए होंगे कि वो फॉर्म में आ जाएं? कितने हज़ार मैचेस उनको चाहिए होंगे? फिर जब तनकीद करते हैं तो फिर लोग नाराज़ तो होते हैं, हमें भी बुरा लगता है। आपका मैसेज देख, आपका जो वो पूरी पोस्ट थी वो देख के दिल में दुख ज़रूर हुआ, लेकिन फैक्ट यही था जो आपने लिखा था। तो बाबर का सर मसला क्या है? अजहर महमूद साहब कहते हैं उन्हें डोमेस्टिक खेलना चाहिए जाके। देखें, मैंने एज ए पाकिस्तान क्रिकेट के फैन की हैसियत से वो चीज लिखी थी और उसपे हमारे एक इंतहाई सीनियर और मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने भी नीचे तबसरा किया। देखिए, मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूँ। बाबर आजम हमारा ब्रांड है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन है। अब से थोड़ी देर पहले फवाद भाई, एक सिडनी में वनडे इंटरनेशनल खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत का। मेरे ख्याल में 237 रन चेस कर रही थी भारत की टीम। शुभमन गिल जल्द आउट हो गए। 121 रन बनाए रोहित शर्मा ने और 74 रन बनाए विराट कोहली ने और भारत आसानी से 9 विकेट से वो मैच जीत गया। देखिए, ग्रेट्स वो होते हैं जो अपने लिए 50 रन की इनिंग्स खेलकर कश्ती को मंझार में छोड़ के ना चले जाएं। आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ज़हीर अब्बास की बात कर लें, जावेद मियादाद की बात कर लें, यूनुस खान की बात कर लें, इंजमामुल हक की बात कर लें, ये प्लेयर इसलिए आज ग्रेड्स में शामिल हैं कि इन्होंने बेतहाशा मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। आप माशाल्लाह इतना क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे ये बताएं कि बाबर ने पाकिस्तान की तरफ से 2022 या 21 में आखिरी टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। तीनों फॉर्मेट्स की अगर आप देख लें, बाबर आजम ने कब पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया? मुझे तो नहीं याद पड़ रहा, बहुत टाइम हो गया। नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम। बाबर आजम, मैंने कहा कि हमारे हीरो हैं। अल्लाह करे कि वो हम सबको गलत साबित करें। पाकिस्तान टीम की जो ट्रेन जो पटरी से उतर गई है वो दोबारा जीत की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन आखिरी उन्होंने जो T20 इंटरनेशनल खेला 13 दिसंबर 2024 को, 11 महीने बाद हमने उनको T20 फॉर्मेट में कमबैक करवा दिया। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ये फैसला भी आपका ठीक हो, लेकिन यही माइक हसन साहब कुछ अरसे पहले कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो स्पिनर्स पर उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, और अब पता नहीं उन्होंने वो अटैकिंग क्रिकेट अभी टेस्ट सीरीज में तो हमें नजर नहीं आई। अब टेस्ट सीरीज जो चौथी इनिंग्स इस टेस्ट सीरीज की जहां पाकिस्तान 20 टेस्ट मैच हार गया, आप देखें बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे थे। 49 रन पे नॉट आउट थे। सुबह 8:45 बजे पाकिस्तान की T20 टीम अनाउंस हो गई। भाई पूरा दिन पड़ा हुआ है टेस्ट मैच
शायद आज खत्म हो जाए। आप बाद में T20 टीम अनाउंस कर दें। अगर उस 49 रन पर T20 टीम में उनको हमने कमबैक करवा दिया तो 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझ के आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम को बहरहाल जो उनकी क्लास है, जिसकी वजह से लोग उनको एक जमाने में किंग बाबर कहते थे, ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम किसी नफसियाती दबाव का शिकार हैं? ये उनके साथ होने वाला एक बिहेवियर का एक पूरी चेन थी कि उनको कहा गया कि आप इस फॉर्मेट के नहीं हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, पता नहीं क्या क्या बातें की गई, हालांकि रिकॉर्ड बड़े बेहतर थे पिछले। तो ये क्या किस चीज़ की वजह से बाबर के साथ हो रहा है, या आमतौर पर प्लेयर्स फंस जाते हैं ऐसे किसी जो है वो मामले के अंदर? कोहली की भी एक वक्त में फॉर्म चली गई थी, तो ये किस चीज़ का तसलसल लगता है आपको? देखिए, मसला तो कहीं ना कहीं है। और फिर मैंने तो एक ऐसे ही आम सी ट्वीट की थी जिसके जवाब में वो जो इनके एजेंट्स की जो ब्रिगेड है, जिसमें किसी के 20 फॉलोअर्स हैं, किसी के 15 फॉलोअर्स हैं, वो जो गंदी गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्लेयर एजेंट जो है ये प्लेयर्स को भी गलत सिंक पे लेके जा रहे हैं। मुझे याद है एक बार मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर जब कराची आए तो जहीर अब्बास के पास चले गए और जहीर भाई से जाके उन्होंने उनकी बैटिंग टेक्निक में कुछ मसाइल थे, उनसे जाकर बात की और वो कहते हैं कि उसके बाद हमारे बैटिंग मसाइल हल हो गए। 2023 में फवाद भाई, जब मैं इंडिया से आया 50 ओवर का वर्ल्ड कप कवर करके, तो ग्रेट जावेद मियांदाद से एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो जावेद भाई मुझे कहने लगे, यार एक दिन बाबर आजम को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको बताऊं कि वो कहाँ गलती कर रहा है। मैंने कहा जावेद भाई, आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप लोगों का ताल्लुक था, या आप जिस दौर के प्लेयर थे, ये प्लेयर इस तरह मीडिया से ना मिलते हैं ना इंटरेक्ट करते हैं। तो खैर वो मेरी तो खैर बाबर आजम से इस तरह की कोई बेतकल्लुफी भी नहीं थी, मैं उनको जावेद भाई के पास लेके जाता। लेकिन अगर बाबर आजम समझते हैं कि उनको स्पिन को खेलने में कहीं मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो जावेद मियांदाद भी इसी मुल्क में है, जहीर अब्बास भी यहीं रहते हैं, इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ। देखिए, अब हमारी सीरियसनेस का आप अंदाजा लगा लें कि हमने कुछ अरसे पहले लास्ट ईयर मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बना दिया, फिर अभी जो एशिया कप और उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज और उससे पहले साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान की टीम गई थी, तो हनीफ मलिक एक हैदराबाद के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच बने हुए। और अभी जो हमने टेस्ट सीरीज खेली साउथ अफ्रीका की, इसमें इमरान फरद को बैटिंग कोच बना दिया। इस स्टेज में ये नहीं कि बैटिंग कोच को बहुत बड़ा फर्क डाल देगा, जाहिर है उसकी टेक्निक इतनी पुख्ता हो जाती है। लेकिन अगर हम सीरियस हैं, हम बाकी सारे शोबों में तो फॉरेन कोचेस को ले आए, एक अच्छे फॉरेन कोच को लाएं जिसको बैटिंग कोच बना दें। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊं, 1.5-2 साल पहले की बात है, एडम होलियोक एक इंग्लैंड के प्लेयर कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान टीम के ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कंसल्टेंट बने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स को, मुमकिन है वो बाबर आजम का भी जिक्र कर रहे हो, उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको बताने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने चले जाना, हमने यहीं रहना है, हमने यहीं क्रिकेट खेलनी है। तो मेरा ख्याल में कोचेस फर्क नहीं डाल पा रहे इस टीम में। ठीक हो गया, वो अन्ना का मसला भी शायद कहीं पे आ रहा है। अच्छा जी हाँ, एक मामला और आया है, कल से मैं देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया के ऊपर लोग बड़ा तंजिया पोस्टें कर रहे हैं। शान मसूद साहब को सुना नई जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या भट्टी साहब, हमारे यहाँ मेरिट अच्छी अंग्रेजी है कि अगर वो कोई बोलना जानता हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, तो फिर उसको इसी तरीके से बोर्ड जो है वो आगे की तरफ लेकर जाता है, चाहे फिर वो टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर पाए ना कर पाए। तो ये मेरिट इसका क्या था? कोई आपको भी पता ही होगी ना कोई बात। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट वीक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की पोस्ट एडवर्टाइज की थी, जिसमें दरखास्तें भेजने की आखिरी तारीख गालिबन 2 नवंबर है। अभी वो टाइम तो नहीं गुजरा। शान मसूद बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके चचा पिछले दिनों इंतकाल हुआ, डॉक्टर वकार मसूद, जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे और मिनिस्टर भी थे इमरान खान के दौर में। उनके वालिद मंसूर मसूद बैंकों में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे,
यूबीएल के कॉर्पोरेट हेड भी थे, तो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, डरहम यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पढ़े लिखे हैं, हो सकता है वो काम कर सकें, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसने 24 घंटे पहले पाकिस्तान के लिए कप्तानी की टेस्ट मैच में और पाकिस्तान हार गया, तो अगर आपने शान मसूद को बनाना था तो 2-4 दिन इंतजार तो कर लेते। ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने शान मसूद को, और कुछ अरसे पहले देखें, दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं। एक इंग्लैंड की मिसाल है, एंड्रयू स्टाउस, उनके फॉर्मर बैट्समैन जो थे, वो डायरेक्टर क्रिकेट थे वहां पर, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद वकार यूनुस को इसी रजीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन वकार यूनुस मेरे ख्याल में 1-1.5 वीक के बाद, अभी मेरी जब एशिया कप में एक दिन वकार यूनुस से बात हो रही थी, उसने कहा, माजिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में काम करना, उनके जो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट है पीसीबी की, उनको किसी बात पे कन्विंस करना बहुत एक मुश्किल काम है। तो गुड लक टू शान मसूद। हो सकता है कि शान मसूद काम कर जाए, हम सबको वो भी गलत साबित कर दें, लेकिन अगर वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में क्रिकेट खेलने, उसके बाद जब क्रिकेट छोड़ दें तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आ जाए। तो लेकिन क्रिकेट और मैनेजमेंट मेरे ख्याल में साथ साथ चल नहीं सकती। अच्छा, अली तरीन साहब का क्या मसला है? पहले भी वो तनकीद करते थे पीएसएल के मामलात के ऊपर, और मेरा ख्याल है मुनाफे के मामलात में भी कुछ उनको प्रॉब्लम्स थे। क्या अली तरीन को प्रॉब्लम क्या हुआ है? और बड़ा हीरोएटिक उन्होंने स्टांस लिया है, तो पीएसएल का फ्यूचर क्या होगा? इस तरह अगर तनाज़ात आ जाएंगे, आज ये बोल पड़े हैं, कल सलमान इकबाल साहब बोल पड़ेंगे, परसों लाहौर के अंदर वाले बोल पड़ेंगे, उसके बाद वो हायर वाले जो हमारे साहब हैं पिशावर ज़ल्मी वाले, वो बोल पड़ेंगे, जावेद आफरीदी। जी, जावेद आफरीदी। तो देखें, अली तरीन नौजवान है, ये बेसिकली जो फ्रेंचाइज थी मुल्तान सुल्तान्स की, उनके चचा ने ये फ्रेंचाइज खरीदी थी और पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज है। तो उनके चचा का जब इंतकाल हुआ 2 साल पहले, तो फिर फुल फ्लैज अली जो है, अली क्रिकेट के बहुत शौकीन है, यंग है वो, हम उनको अक्सर क्रिकेट ग्राउंड में भी देखते हैं। मेरी तो एक आध उनसे मुलाकात रही, उन्होंने जनूबी पंजाब में अपनी एक जनूबी पंजाब के नाम से ही शायद क्रिकेट एकेडमी भी बनाई हुई है, बहुत क्रिकेट के शौकीन है। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो सोशल मीडिया पर बयानात थे, जो ट्वीट्स थे, वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे नाराज हुआ। तो अब लग रहा है कि मामला तो काफी मुश्किलात में है। लेकिन इस स्टेज पर, जबकि एक लड़ाई हम इंडिया से लड़ रहे हैं, 4 तारीख को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग हो रही है, जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड थ्रेट कर रहा है कि हम एशिया कप की ट्रॉफी का मामला उठाएंगे। दूसरी तरफ हमारा जो ब्रांड था पीएसएल का, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा आ रहा था, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से पीसीबी भी निकले। अली तरीन भी यंग है, जोशीले हैं, जिस तरह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ा सोशल मीडिया पे, जो जिस तरह उन्होंने एक अपनी वीडियो डाली, तो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। इन मामलात को अगर अफामो तफहीम से सुलझाया जाए तो बेहतर है, वरना ये लीगल नोटिस, ये वो, आपको पता है कि आप तो खुद इतना बड़ा इदारा रन करते हैं कि जहां कानूनी मामलात आ जाए वहां फिर तारीख पे तारीख के चांसेस तो कम रहते हैं, वहां तो फिर तारीख पे तारीख और गंदगी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील के साथ क्रिकेट और उससे जुड़े मामलात के ऊपर तबसरा किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, मेरे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडॉट के सरबराह। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इलेक्शन लड़ने वाली एक जमात पर पाबंदी लग जाए, माजी क्या बताता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कोशिश की थी कि इसी जमात के ऊपर, जिसका नाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान था, पाबंदी लगाई जाए। फिर मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं कि रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं जाएगा। फिर हमने माजी में देखा कि तहरीक लब्बैक बहाल भी हो गई थी। तो सर, अब क्या आपको सूरत हाल लगती है कि रेफरेंस, बगैर रेफरेंस, कानून क्या कहता है? और माजी में जो दीगर जमातें जिनके ऊपर पाबंदी लगी, ख़ासतौर पर अगर मजहबी सियासी जमातों का तस्करा किया जाए,
तो हमने देखा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म किया, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद दीगर कॉम्प्रेस जमातों के ऊपर भी पाबंदी लगती रही, फिर नए नाम से जमातें आती रहीं। तो सर इस केस में आपको क्या लगता है कि क्या कानूनी तकाजे पूरे हुए, कैसे माजी के साथ इसको जोड़ा जा सकेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है उसमें 2 कवानीन हैं जिसके तहत किसी पार्टी पे पाबंदी लग सकती है। एक तो एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसका सेक्शन है 11B। उसके तहत किसी भी तंजीम पे, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल पार्टी ना भी हो, कोई तंजीम हो, तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वफाकी हुकूमत खुद ये डिटर्मिन कर ले कि ये पार्टी टेररिज्म से इसका ताल्लुक़ है, तो वो उसके ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन जारी करके वफाकी काबीना की मंजूरी से पाबंदी लगा सकती है। दूसरा कानून जिसके तहत सिर्फ सियासी जमातें हैं उन पे अगर पाबंदी लगानी हो, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 17 के ज़ैली आर्टिकल 2 है, उसके तहत पाबंदी लगती है। और इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन है 212, उसके तहत उसके ऊपर तफसीलात दी हुई हैं। तो उसमें ये होता है कि जो ही वफाकी हुकूमत किसी पार्टी पे पाबंदी लगाने का ऐलान करे, तो उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना होता है और सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने के बाद फिर हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास होगा कि वो उस पार्टी पे पाबंदी को एक्सेप्ट कर ले या वो कहे कि नहीं ये पाबंदी गलत लगी है। तो इस वक्त जो TLP पे पाबंदी लगी है वो तो एंटी टेररिज्म एक्ट के 11B के तहत लगी है। उसके तहत ये बात वाज़ेह नहीं है कि क्या वो इलेक्शन लड़ सकेगी पार्टी या उसके अफराद इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि अभी तो वो खैर मंजिल इलेक्शन की दूर है। लेकिन उसके अंदर ये वाज़ेह है कि जो साहब उसके मेंबर होंगे किसी पार्टी में और पंजाब असम्बली में एक उसके मेंबर हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत अगर वो पार्टी पे पाबंदी लगे तो फिर वो उसके सारे MNAs MPAs लोकल बॉडीज़ के अंदर उसके इलेक्टेड लोग वो सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये देखना बाकी है कि क्या इलेक्शंस एक्ट के तहत भी इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी या सिर्फ वो आसान काम है। चूँकि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत लगाना सुप्रीम कोर्ट को भेजना ज़रूरी नहीं है, तो हुकूमत ने मेरा ख्याल आसान रास्ता अडॉप्ट किया है। लेकिन सर आप कह रहे थे कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अगर पाबंदी लगे तो अपील तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जब अपील जाएगी तो फिर वही बहस एक शुरू हो जाएगी कि ये पाबंदी के क्या बुनियाद क्या थी। तो आप लगता है कि हुकूमत ने जो आसान रास्ता चुना है वो सस्टेन कर सकेगा कानून के सामने? जी हाँ, मेरे ख्याल में कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी जो अपील है वो भी वफाकी हुकूमत के सामने ही करनी है। उसके लिए 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है और वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला को अपील की जाएगी और वो फिर एक कमेटी बनाएगी 3 अरकान की, जिसमें कुछ सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे। तो वो फिर उनकी अपील का 90 रोज़ में फैसला करेगी, यानी 3 महीने के बाद। अगर वो अपील से वो मुत्तफिक ना हो वो पार्टी, तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकती है। ठीक है। और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। तो अपील का इसका प्रोसेस ये है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की मंजिल कुछ देर के बाद आएगी अगर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत अपील कर दी है तो। अच्छा सर, एक और नया मामला है, वो ये कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इलेक्शन कमीशन में भी इस हवाले से जो है वो उन्होंने भी एक मौके पे कहा कि लोगों को पता वता कुछ है नहीं, तनकीद कर देते हैं वोट के, दायरे के हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। सर इस सवाल का दूसरा हिस्सा एक तो ये है कि मुस्तकबिल आपको नज़र आता है जो कानून सामने है, क्या वो इतना मजबूत है कि वो जमहूरी मामलात को पाकिस्तान में जो रियासत के
तमाम जो असूल हैं आइन के अंदर वजह किए हुए उसको वो पूरा करे, उस पर सर ज़रा तबसरा कर दीजिएगा। और दूसरा फिर इसका पोर्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो इसमें अपने निशान के साथ शरीक हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन कुछ अपीलें पेंडिंग में कुछ इस तरह के मामला हैं। तो सर इसके दोनों हिस्सों को काइंडली ज़रा एलोबरेट कर दीजिएगा। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है ना कि वो लोगों को पता नहीं होता और वो तनकीद उन पर कर देते हैं, तो हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन कानून के मुताबिक कराने हैं। अगर वो कानून पहले 2022 का था और उसके मुताबिक उन्होंने तय कर लिया था कि दिसंबर में इलेक्शन कराएंगे, लेकिन फिर कानून नया पास हो गया जिसमें पुराने कानून को उन्होंने कालअदम करार दे दिया असेंबली में। तो अब 2025 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन करवाने के लिए उनको रूल्स बनाने का भी मौका देना पड़ेगा, जो उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है। उसके फिर वो डिमार्केशन होगी, हल्का बंदियाँ होंगी, वो मेरे ख्याल 2-1 महीने उस पर लगेंगे और फिर इलेक्शन की नौबत आएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वो सर अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, पॉलिटिकल विल भी रही, तो ये नौबत कब आएगी? क्या अंदाजा क्या है आपका? मेरा ख्याल ये है कि 2026 का जो पहला क्वार्टर होगा, यानी मार्च अप्रैल, उसमें मेरा ख्याल है इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, हो जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में थोड़ा सा सेंसिटिव है अब, क्योंकि तीनों बाकी सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं और यहाँ ये इलेक्शन नहीं हुए, तो वो उनकी कोशिश ये होगी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड नहीं करता। क्या आपके सामने इस्लामाबाद की जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उसके इलेक्शन तो 3 से या 4 दफ़ा पोस्टपोन हो चुके हैं। हर दफ़ा जब इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कर लेता है तो वो हल्कों की तादाद चेंज कर देती है गवर्नमेंट। 50 थे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम 100 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम 125 करेंगे, फिर आखिरी बात ये हुई कि 150 करेंगे। जब हर दफ़ा वो तादाद तब्दील कर देते हैं तो हल्का बंदियों की फिर डिमार्केशन दोबारा से करनी पड़ती है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी शिकायत एक अपने नोटिफिकेशन में की भी है, एक प्रेस रिलीज में, कि हमारे पास अब क्या चाह रहा है। तो अगर सूबाई हुकूमत यह तय कर ले कि उसने इलेक्शन नहीं करवाने हैं तो उसके पास बहुत से रास्ते हैं। लेकिन अगर ये इलेक्शन अगर ये सूबाई हुकूमत इस बारे में उनकी नीयत ये हो कि इलेक्शन करवाए जाए तो मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है सर, अब दूसरा हिस्सा ज़रा सवाल का सर उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। तहरीक इंसाफ बगैर निशान के क्या हिस्सा ले पाएगी? कोई कानूनी रास्ता मौजूद है? क्या करेगी पीटीआई? देखिए, आपको मालूम है कि जब 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी सिंबल नहीं था, लेकिन सिंबल ना होना उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बना था और उनके उम्मीदवारों को उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को ये बता दिया था कि उनके उम्मीदवार कौन हैं और लोगों ने उन उम्मीदवारों को वोट दिया था और सबसे ज़्यादा वोट फिर पीटीआई ने लिए थे। सबसे ज़्यादा नशिस्तें भी पीटीआई ने कौमी असम्बली में जीती थी। तो अब भी अगर ये कोई भी पाबंदी हो, जो इस वक्त उनके ऊपर, उनके पास कॉमन सिंबल तो नहीं है, लेकिन पार्टी के नाम से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में वाजे कर दिया था। लेकिन क्या वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी के फिर वो लोकल गवर्नमेंट की काउंसिल्स में भी एग्जिस्ट कर सकेंगे? अब चूंकि उनके पास उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में पाबंदी नहीं है। लेकिन इन्होंने, पीटीआई ने एक गलती ये की हुई है कि उन्होंने अपने इलेक्शंस नहीं करवाए और उस एतराज़ को रफा नहीं किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसके कैंडिडेट्स के रास्ते में एक बड़ी रुकावट होगी। वो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे भी हिस्सा लेंगे और अपने उम्मीदवारों को बता देंगे और जीत जाएंगे तो उनके पास जब भी वो चाहेंगे वो अपनी मेजॉरिटी मिलके शो कर देंगे और चेयरमैन को भी इलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो सिंपल होना या ना होना अब कोई इशू नहीं है। लेकिन सर क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ये इलेक्शन बहुत निचली सतह तक होते हैं, यूसीज़ के अंदर, और बिल्कुल मतलब एक इलाके के अंदर ही कई यूसीज़ होती हैं। तो ये फार्मूला जो कौमी सूबाई असम्बली में उनका कामयाब गया, ये हो पाएगा? ख़ासतौर पर पंजाब की अगर बात करें, मेरे ख्याल में इसके मुकामी सतह पे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, क्योंकि वो मुकामी सतह पे बहुत कनेक्टेड होते हैं और ये पार्टी मुकामी सतह तक बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पीटीआई।
और उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तरीका है, सोशल मीडिया के ज़रिए वह हर एक को बता देते हैं कि हमारे उम्मीदवार ये हैं। तो उसके लिए भी तो पूरे मुल्क के अंदर उनको कैंपेन चलानी पड़ी थी ना, लोगों को बताने के लिए कि हमारे उम्मीदवार कौन है। तो यहाँ भी वो, यहाँ पे तो सिर्फ एक सूबे में चलाना है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, और उनके पास 2024 के इंतखाबात का तजुर्बा भी है, तो ज़्यादा आसानी के साथ ये काम कर लेंगे। अच्छा सर, मेरे जहन में एक उठने वाला एक सवाल है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, पार्टियों में जमहूरियत की बात करते हैं। सर, KPK के वज़ीर आला जिस तरीके से तब्दील हुए कि वन फाइन मॉर्निंग पता लगा कि अलीमीन गंडापुर साहब वज़ीर नहीं होंगे, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे उस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई ख़बर नहीं है। लेकिन जब जेल से कुछ वकला निकले तो उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा कि सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। तो ये जो कल्चर है, ये कमज़ोर जमहूरियत पार्टी के अंदर और फिर पाकिस्तान का जो एक जमहूरी कल्चर है, ये उसी का तसलसल है या ये मज़ीद उसकी गिरावट का कोई शाखसाना है? देखिए, हमारी जो सियासी जमातें हैं वो तो जमातों के जो रहनुमा होते हैं उनकी एक यूँ समझिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेंथन शेडो है, यानी उन्हीं का अक्स है। वो लोग जो वोट देते हैं सिवाय एक दो पार्टियों को छोड़ के, बाकी बड़ी पार्टियां तो सारी वो पार्टी के लीडर को वोट देते हैं। आप PTI में लोग इमरान खान साहब को वोट देते हैं, इस तरह PMLL में लोग नवाज शरीफ साहब को वोट देते हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी में लोग भुट्टो फैमिली को वोट देते हैं। तो वो जब वो इलेक्शन की नौबत आती है या चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना या नया इलेक्ट करना होता है, तो उसी पार्टी लीडर की तरफ देखते हैं, जिसका नाम वो कह देंगे वही चीफ मिनिस्टर होगा, वही उनका कैंडिडेट होगा। ये जमहूरी असूलों के तो खिलाफ है, लेकिन लोग चूंकि पार्टी लीडर को वोट देते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो को या प्रोग्राम को तो वोट नहीं देते। तो इसलिए वो पार्टी का जो लीडर होता है वही सब कुछ होता है, वो एक बादशाह है, वो किंग है, वो डिक्टेटर है, वही तय करता है। चूंकि अवाम उसको पसंद करते हैं, पार्टी सेकेंडरी चीज है। अगर पार्टियों की जब कल को इतनी अहमियत हो जाएगी और उनके मैनिफेस्टो की अहमियत हो जाएगी जैसे कि डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में होती है, तो फिर यहाँ भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि से ज़्यादा शख्सियात की अहमियत है। अमेरिका में ट्रम्प साहब जो है वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से ज़्यादा अहम थे, तो उनको वोट मिले, रिपब्लिकन पार्टी को नहीं मिले। तो सर, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जिस तरीके से पॉपुलिज्म की एक पूरी दुनिया में लहर है, ये मज़ीद मजबूत होगी सर? जी हाँ, ऐसे लगता है, क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अब पहले तो ये होता था कि किसी लीडर को अगर आवाम तक पहुंचना है तो उनको एक डिपेंडेंस थी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, उसके ज़रिए से उनका राब्ता होता था आवाम तक। लेकिन अब ये नई टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद, सोशल मीडिया आ जाने के बाद, अब वो एक लीडर बराह रास्त एक क्लिक ऑफ बटन के साथ पूरे मुल्क के पूरी दुनिया के लोगों के साथ राब्ता कर सकता है। तो आपने देखा कि फ्रांस के जो सदर हैं इस वक्त मैक्रोन, वो जब इलेक्शन उनका हुआ तो वो किसी पार्टी के अंदर शामिल नहीं थे, वो बिल्कुल आज़ाद थे और उन्होंने मीडिया के बलबूते पे इलेक्शन जीत लिया। पार्टी उन्होंने बाद में बनाई। तो अब ये दुनिया में मुमकिन है कि पॉपुलिज्म ज़्यादा फ़रोग पाए, क्योंकि अब पार्टियों की वो अहमियत नहीं रही टेक्नोलॉजी के बाद। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।